ये कंप्लीट करा देता हूँ। देखिए आप लोग को मैंने ये चीज तो पहले भी बताई थी। देखो आप लोगों ने प्रेजेंटेशन इस तरीके से करेक्ट करो। चलिए बुक मैंने पहले भी दिखाई थी आप लोग को, अगर याद होगा। आप लोग जब टेस्ट देते हो ना, तो प्रेजेंटेशन का पैटर्न आप लोग ये रखिए, देख रहे हो इसमें मैक्रो की प्रेजेंटेशन किस तरीके से कर रही है। मैं आपको पहले ही बताया कि आप बुलेट बना के करो, है ना, कोई भी डॉट बना के करो। जैसे मेन मेन चीज होती है उसको अंडरलाइन करो, है ना, जैसे ये अंडरलाइन कर रखी है ना, मेन मेन हेडिंग होती है उसको अंडरलाइन करना। तो इस यहाँ पे टेस्ट देख रहे हो आप लोग, थोड़ा सा अभी वर्क करोगे, अभी टाइम आप पे काफी है, अभी बहुत टेस्ट होने बाकी है, तो उसमें आप लोग बहुत अच्छे इंप्रूव कर लोगे। तो प्रेजेंटेशन पे आप फोकस कर सकते हो। देखिए पूरा 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में पूरे मिल जाएंगे इसको। इसमें रिप्रेजेंट इस तरीके से करा है, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका एक्यूरेट आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस आ गया बजट में से, तो बजट का के अंदर रिसोर्स रीएलोकेशन रिसोर्सेस के अंदर टैक्सेशन, ये टैक्सेशन है। तो कहता है हैवी टैक्स में भी इम्पोज द हार्मफुल प्रोडक्ट पे हैवी टैक्स करो, और एक्सपेंडिचर पॉलिसी लिख दी है फिर यहाँ पे। इसी तरीके से फिर स्टेटमेंट वाले बताए, जैसे मैं आपको समझाता रहता हूँ, पहले बताओ ये द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। उसके बाद यहाँ पर इसमें कमी है, इस कमी में इन्होंने क्या कर रखा है, रीजन नहीं दे रखा। तो यहाँ रीजन लिखिए, यहाँ पे हेडिंग नहीं रीजन की, देन उसके बाद रीजन लिखिए जो दिया हुआ है। तो ये बुक में सोच रहा दिखाने के लिए आप लोगों को। चलिए पहले वो करवाते हैं। देखिए ये होता है जो हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पढ़ी थी ना, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के अंदर क्या होता है टॉपिक, इसके अंदर होता है इफेक्ट इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट पे बेटा इफेक्ट पड़ेगा, इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट ड्यू टू इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट ड्यू टू change in demand and supply, change in demand and supply of foreign exchange, demand and supply of foreign exchange, ध्यान से आप सुनना है इसको। और फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई चेंज हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड भी चेंज हो रही है, सप्लाई भी चेंज हो रही है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। तो देखिए फॉरेन एक्सचेंज रेट कहाँ पे डिटरमाइन होती है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यहाँ पे डिटरमाइन हो जाती है, जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट रेट ऑफ एक्सचेंज विल डिटरमाइन बाय द डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन की जाती है। एक हमारे एक घंटा चल जाएगा, होती है, ये हमारे कोर्स से हट गया, ये टॉपिक एक घंटा चल जाएगा, लेकिन इसके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो हमारे कोर्स से नहीं हटा। तो आपको मैं बताता हूँ, जहाँ पे बायर और सेलर दोनों इक्वल होते हैं, मतलब ये हमारी इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होती है, वाला पॉइंट क्या था, ये एफ एफ और ये डी, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, तो ये 30 आ गया, मतलब यहाँ पे 30 बायर आ रहे हैं, 30 सेलर आ रहे हैं। तो इस रेट पर ये जो डॉलर के रेट डिसाइड होते हैं, इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट होती है। तो इसे किस तरीके से चेंज हो रहा है आज हम पढ़ेंगे। इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट ड्यू टू इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट बाय चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड और सप्लाई चेंज होगी, तो इसके अंदर मैं फर्स्ट केस कराऊंगा पहले चेंज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, चेंज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है वो चेंज हो रही है, फॉरेन एक्सचेंज, चेंज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो फॉरेन एक्सचेंज है बच्चों उसकी डिमांड चेंज हो रही है। जब फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड चेंज होगी तो इसके अंदर दो केस हो गया, तो डिमांड इंक्रीज होगी, या तो इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगी या डिक्रीज होगी। तो मैं इंक्रीज का करा दूंगा, डिक्रीज का आप लोग अपने आप करोगे। इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है, इंक्रीज इन डिमांड के अंदर होता क्या है, आप ध्यान से मेरी बातों को सुनना, समझ आ जाएगा। देखिए भाई ये एड्रेस का सप्लाई करता है, डिमांड करता है, दोनों एक दूसरे को आप इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट ई पर। यहाँ पर रेट कितने डिसाइड हो गई, ओ आर, और क्वांटिटी कितनी है बच्चों, यहाँ पर ओ क्यू है। तो यहाँ पे मैं रुपए अपॉन में डॉलर कर देता हूँ, रुपए अपॉन में डॉलर, ये साइन बना देना, ये रुपये का साइन बना देना ऊपर, और नीचे डॉलर का साइन बना देना। तो रुपए अपॉन में डॉलर, मतलब डॉलर को कंपेयर कर रहा हूँ, रुपये को कंपेयर कर रहा हूँ किससे, डॉलर से। जैसे अगर 1 रुपए की वैल्यू निकालना चाहूंगा मैं,
उसकी वैल्यू कितनी आएगी? जैसे $1 कितने रुपए का आता है? 50 रुपीज का आता है। तो 1 रुपए की वैल्यू कितनी होगी? 1 रुपए की वैल्यू होगी क्या हो जाएगी? $1 अपॉन में 50, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम ये जो मैंने लिखा है, मेजरमेंट बताया इसका, ये इस तरीके से लिख देंगे। मतलब यहाँ पे आप $50 है, यहाँ पे 30 बायर आ रहे हैं, 30 सेलर आ रहे हैं। अब आपको देखो लॉजिक से बताऊंगा मैं, क्योंकि लेंथी करूंगा तो आंसर ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अगर 30 बायर आ रहे हैं, 30 सेलर आ रहे हैं इस वाले पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पर, और डिमांड क्या होती है बच्चों? इंक्रीज हो जाती है। डिमांड इंक्रीज होकर 40 हो जाती है, तो उस समय सप्लाई कितनी रहेगी? 30 रहेगी। तो ये कौन सा केस होता है? ये एक्सेस डिमांड का केस होता है। इसे बोलते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड, इसे बच्चों बोलते हैं एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन होती है जब डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की ज्यादा होती है सप्लाई से। When demand of foreign exchange is more than supply of foreign exchange. At a given point, price 50 रुपए गिवन है, और इस पे डिमांड बेटा कितनी है? डिमांड इस पे कितनी है? 40 है, और सप्लाई कितनी है? 30 है। डिमांड तो हो गई बेटा, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल थे, अब डिमांड हो गई है 40, तो डिमांड इंक्रीज हो गई ना, डिमांड का कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइट वन। आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा 11th में, अगर थोड़ा सा याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो ज्यादा डीपली मत जाना, तो ये डीपली नहीं पूछता आप लोगों से, ठीक है। अब भाई डिमांड यहाँ से लेके यहाँ तक एक्सेस हो गई। जब आप ये बोलिए सेलर तो 30 है और बायर 40 है, तो 30 सेलर 40 बायर में से किसको सेल करेंगे? जो प्राइस हाई देगा, जो प्राइस हाई देगा। तो भाई प्राइस क्या होंगे? जैसे हाई होंगे तो यहाँ से तक डिमांड में कॉन्ट्रेक्शन होता था। अगर आपको याद है 11th की, तो अच्छी बात है, नहीं तो सीधा देखिए लॉजिक लगाना। ये एक मतलब नॉर्मल मैंने लॉजिक बना रखा है भाई, सिंपल सी बात है, ज्यादा बायर होंगे, ज्यादा और कम सेलर होंगे, तो 30 सेलर 40 बायर में किसको सेल करेंगे? जो प्राइस हाई देगा। तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा? इवन पॉइंट पर। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इवन पे मिला तो डॉलर के रेट क्या हो जाएंगे? राइट होकर 60 रुपीज हो जाएंगे, है ना, और क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। क्वांटिटी इंक्रीज होकर पहले 30 पे इक्विलिब्रियम मिल रहा था, अब कहाँ मिलेगा? 35 पे मिलेगा। तो ये तो Q1 पे हो जाएगा, Q1 पे हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब ये एक्चुअल डिमांड दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो। इसका मतलब डायरेक्ट आप चेंज दिखा सकते हो कि भाई जैसे डॉलर की डिमांड इंक्रीज होती है तो प्राइस इंक्रीज हो जाता है। ऑब्वियसली यार 30 सेलर है, सेल करने वाले, अगर बायर ज्यादा जाएंगे तो किसको सेल करेंगे? जो प्राइस हाई देगा। और देखा नहीं आपने, प्राइस हाई हो गए तो आप इसको भी लिख सकते हो डायरेक्ट। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये मानव आया भाई? यस सर। ये बेटा क्लियर हुआ है क्या बताया मैंने? यस सर, हो गया सर। एक मिनट, 2-3 बच्चों का प्लेसमेंट हो गया, इनको मैं ऐड कर लूँ दोबारा। कैसे हो गया ना? एक मिनट मैं देखता हूँ किसका डिस्कनेक्ट हुआ है। एक दीप्ति का डिस्कनेक्ट हो रखा है, खुशी भी आई। देखिए आ जाएंगे, इसका डिस्कनेक्ट हो रखा है ना। तो बच्चों यहाँ से तक क्या हो गया? डिमांड इंक्रीज हो गई। डिमांड इंक्रीज होने की वजह से बेटा डॉलर के प्राइस राइज हो गए। डॉलर के प्राइस क्या हो गया? हाई हो गए। तो ये कहता है फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड इंक्रीज होते थे, कॉजेस क्या होते हैं? तो कॉजेस क्या होते हैं? कॉजेस ऑफ, कॉजेस क्या होंगे इसके बच्चे? मतलब डॉलर की हम डिमांड क्यों करते थे? कॉजेस क्या होता है? जैसे राइस इन इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, फर्स्ट होगा राइस इन इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। हम फॉरेन गुड्स को क्या कर रहे हैं बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, हम फॉरेन गुड्स और सर्विस को ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। या परचेसिंग मोर फाइनेंशियल एसेट्स अब्रॉड, आप ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। परचेसिंग मोर मोर फाइनेंशियल एसेट्स इन अब्रॉड।
थर्ड होगा इंक्रीज इन डिमांड फॉरेन एक्सचेंज फॉर स्पेकुलेटिव पर्पस। अगर आप फॉरेन के अंदर ज्यादा से ज्यादा सट्टा खेलना चाहते हो शेयर के ऊपर, तो उसके लिए आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो, मतलब उनको कॉन्शियस बताया तो मैं डिमांड के उनकी आप उनको इंक्रीज कर रहे हो। तो कहते हैं डिमांड कब इंक्रीज होती है? डॉलर की, इन वजह से होती है। आप इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हो अब्रॉड में, है ना, आप डोनेशन ज्यादा दे रहे हो, ट्रांसफर पेमेंट इंक्रीज, इंक्रीज इन ट्रांसफर पेमेंट, इन ट्रांसफर पेमेंट, पेमेंट टू फॉरेन कंट्रीज, टू फॉरेन कंट्रीज। भाई फॉरेन कंट्रीज के अंदर क्या कर रहे हैं, इसकी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, मैं 3 लिख दिए फिलहाल के लिए। अब बच्चों डायग्राम को एक्सप्लेन भी करना होता है। ये डायग्राम एक्सप्लेन कैसे करोगे? कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, फॉर फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेक्स भी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेन में क्या बोलते हैं? फॉरेक्स। द डिमांड का शिफ्ट अपवर्ड, द डिमांड कर्व shift upward, upward and right from DD to D1 D1, DD to D1 D1, DD से कहाँ शिफ्ट हो जाता है? D1 D1 हो जाता है। तो D1 it will cause, it will cause, it will cause excess demand of foreign exchange। यहाँ पे क्या होगा कि बच्चों excess demand होगा, तो it will cause excess demand of foreign currency, foreign exchange, foreign exchange की क्या हो जाती है बच्चों? excess demand हो जाती है foreign exchange। ठीक है, जब बेटा फॉरेन एक्सचेंज का रेट बढ़ जाता है, डॉलर 50 से 60 का हो गया, तो इससे क्या होता है? इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? इसका इफेक्ट होता है राइस इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइस इन द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स, राइस इन द प्राइस ऑफ फॉरेक्स से कितने हो गए थे इसके रेट? 50 से 60 रुपीज हो गए थे, रुपीज 50, to 60 रुपीज 50, 50 अपॉन डॉलर, डॉलर लिख देंगे तो $60, $60, $60 implies depreciation of domestic currency, depreciation of domestic currency, डोमेस्टिक करेंसी में बच्चों क्या हो जाएगा? डेप्रिसिएशन हो जाएगा, डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। बच्चों ये आप एक बार दोबारा सुन लो भाई, मैंने क्या बताया है। मैंने आपको बताया फॉरेन एक्सचेंज रेट पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो बताना चाहा है मैंने आप लोगों को। तो चेंज इन डिमांड, डिमांड चेंज हो रही है फॉरेन करेंसी की, जिसकी वजह से इफेक्ट पड़ता है, तो डिमांड का इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज का पॉइंट बता दे, डिक्रीज का इसका अपोजिट कर देना। ठीक है, तो भाई कौन लिखे मैंने? डिमांड कब इंक्रीज होती है? पहले लिखा राइस इन इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स, आप फॉरेन से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हो, आप एसेट ज्यादा परचेज कर रहे हो, आप गिफ्ट को ज्यादा दे रहे हो फॉरेन के अंदर, तो ये तीनों पॉइंट लिख के एक्सेप्टर डाल दिया मैंने। अब डिमांड इंक्रीज हो गई, डॉलर के प्राइस 50 से 60 रुपीज हो गए हैं, तो कहता है ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेक्स का मतलब है फॉरेन एक्सचेंज, तो डिमांड का शिफ्ट अपवर्ड, तो एंड राइट, अपवर्ड और राइट की तरफ शिफ्ट होता है फ्रॉम डीडी टू डी1 डी1, डीडी से कहां शिफ्ट होता है? डी1 डी1। इट विल कॉज एक्सेस डिमांड, तो यहाँ से आता है कि ये क्या होती है? एक्सेस डिमांड होती है। एक्सेस डिमांड की वजह से बेटा प्राइस क्या होता है? डॉलर का 50 60 हो जाता है, जिससे डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट हो जाती है। हमारी जो इंटरनल जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू क्या होती है? डेप्रिशिएट हो जाती है। ये लिख लो जल्दी से, इसका अपोजिट आपको करना होगा, मैं डायग्राम बना दूंगा, वो काम आपको घर से करना होगा। सर ये फॉरेक्स के बाद क्या लिखा है आपने? ये फॉरेक्स के बाद लिखा है द डिमांड शिफ्ट, ड्यू टू द इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेक्स, द डिमांड कर्व लिख देना, डिमांड कर्व, जब डिमांड लिखा है ना कभी कर्व लिख देना, अब शिफ्ट यहाँ पे डिमांड कर्व डाल देना, यहाँ पे एरो डाल के मैं कहाँ लिखूँ? यहाँ लिख देता हूँ, कर्व है पहले, डिमांड कर्व।
going on? आप कर लेना उसको। क्या लिखा हुआ है तो पॉजिटिव परचेसिंग पावर मोर रेट की जगह लेस आ जाएगा, इंक्रीज किया डिक्रीज आ जाएगा। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट होगा डिक्रीजिंग डिमांड का। डिक्रीजिंग डिमांड का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप लोग अपने आप लिख लेना इसको। डिक्रीजिंग डिमांड का डायग्राम कैसे बनेगा देखिए, ये नासित मत पढ़ अभी। अबे क्लास चल रही है, मैं कह रहा हूँ कौन सा चैप्टर आ रहा है भाई अभी क्लास चल रही है, मैं तुझे मैसेज करूंगा 5 बजे के बाद। यहाँ रुपए अपॉन में अरे भाई बता दो चैप्टर ऐसे जल्दी बताते, क्लास मेरी भी चल रही है ना। मुझे भी नहीं पता यार। क्वांटिटी डालनी है। अबे हाँ चल पता करके बता देगा सा। डिमांड ठीक है। हो गई, वह 30 से डिक्रीज हो गई, कितनी हुई डिमांड और सप्लाई इक्वल से यहाँ इस पॉइंट पर इक्विलिब्रियम पॉइंट पर जाता है 30 बाहर से 30 से करते। अब डिमांड 30 से डिक्रीज हो गई, कितनी हो जाती है 20 हो जाती है। तो यहाँ पे 30 इक्वल टू 30 था, 20 हो जाती है, तो 20 यहाँ होगा। इस पॉइंट पर डिमांड डिक्रीज हो गई तो डिमांड का कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट आ जाएगा। अब भाई पॉइंट पी से लेकर ए तक आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बच्चों, प्राइस क्या होगा, ऑब्वियसली जब सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है, तो उस कंडीशन में भाई 20 बायर है और सेल करने वाले 30 हैं, तो ये 20 बायर 30 सेल में किससे बाय करेंगे, तो चीप देगा, तो प्राइस क्या हो जाएगा इसका मतलब, प्राइस फॉल हो जाएगा। प्राइस जैसे फॉल होगा तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, लोएस्ट प्राइस पर, तो डॉलर हो जाएगा चीप। और डॉलर जब चीप हो जाता है तो हमारी करेंसी क्या हो जाती है, एप्रिशिएट हो जाती है। यहाँ पे क्या हो जाएगी, डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी। ये वाला डायग्राम तो इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा आपको, इक्विलिब्रियम मिलेगा लोअर प्राइस पर, तो यहाँ डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, एप्रिशिएट हो जाएगी। डॉलर सस्ता हो गया ना, तो डोमेस्टिक करेंसी एप्रिशिएट हो जाएगी, एप्रिशिएशन डोमेस्टिक करेंसी। बच्चे इसको अपने आप लिख लेना आप लोग, ठीक है। हाँ हो जाएगा सर। कर लोगे ना तो अपने आप, कितने कर लोगे, लक्ष्मी, वैष्णवी, दिव्या, तनिष्का, मानव, यस सर। सर डायग्राम तो एक्सप्लेन हो जाएगा, कॉजेज। हाँ कॉज के अपोजिट हो जाएंगे ना बेटा, जो भी इंक्रीज वाले लिखे थे उसके अपोजिट तो है कॉज। हो और वहां पे एक्सिस डिमांड होती थी, एक्सिस डिमांड की जगह एक्सिस सप्लाई डाल देना। सर हाँ जी, सर ये करेंसी एप्रिसिएशन में वो नहीं होगा, सप्लाई कर्व नहीं बनेगा? सप्लाई करवा लो उसमें बनाएंगे ना बेटा, अभी वो नेक्स्ट चेंज होता है वो। यहाँ पे इस समय क्या हुआ है, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल थी इस पॉइंट पर। अब यहाँ डिमांड तो कम, डिमांड तो डिक्रीज हो गई है ना, बताएंगे तभी डायग्राम बना के 30 था, अब डिमांड डिक्रीज हो गई 20, सप्लाई तो अभी भी 30 है, तो ये 30 क्या होगी, ये 10 की क्या है, एक्टिव सप्लाई है, 10 की एक्टिव सप्लाई है, तो ई से लेकर ए तक ये एक्टिव सप्लाई है। एक्टिव सप्लाई होने पर प्राइस के पुश डाउन जाता है, प्राइस रेट डाउन जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक एक्सपेंशन होगा, यहाँ से यहाँ तक कॉन्ट्रैक्शन होगा, इक्विलिब्रियम कहाँ मिलेगा, लोएस्ट प्राइस पे। अच्छा ओके सर। ठीक है, ऐसे ही बच्चों अब मैं सप्लाई का भी बता रहा हूँ। सप्लाई वाले में भी बस आप क्या करोगे, सप्लाई के अंदर, क्योंकि यार आपने को मैं पूरा करवाऊंगा तो मुझे लिखवाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये थोड़ा बहुत काम तो आप लोग अपने आप कर सकते हो, इसलिए मैंने पहला डायग्राम एक्सप्लेन करा था। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज, चेंज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई चेंज हो रही है, या तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी या तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो चेंज इन सप्लाई के अंदर या तो इंक्रीज इन सप्लाई होगा, इंक्रीज इन सप्लाई होगा, सप्लाई होगा, या तो क्या होगा, डिक्रीज इन सप्लाई।
डिक्रीज इन सप्लाई, या तो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी या सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से देखना भाई, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल थे, 30 बायर थे 30 सेलर थे। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे डिमांड और सप्लाई इक्वल थे, 30 बायर थे 30 सेलर थे। ये एसएस है और ये डीडी है। इक्विलिब्रियम आपका यहाँ हो रहा है, तो फिगर क्वांटिटी आ रही है, यहाँ 30 बायर आ रहे हैं 30 सेलर आ रहे हैं। अब सप्लाई क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इसे लेके एक पॉइंट पे इंक्रीज हो जाएगी। सप्लाई जब इंक्रीज होती है, सप्लाई कब कहाँ जाता है, राइट बढ़ जाता है। देखो आपके सामने सप्लाई इंक्रीज होगी तो कितने सेलर आ रहे हैं, 40 सेलर आ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज के। तो डिमांड तो अभी भी 30 है, तो एक्टिव सप्लाई होती है। अब ये बताओ, जब 40 यहाँ पे सेलर है और 30 यहाँ पे बायर है, तो ये 30 बायर 40 सेलर में कितने परचेज करेंगे, प्राइस लो देगा। तो प्राइस क्या हो जाएगा बेटा, लो हो जाएगा। प्राइस क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो हो जाएगा। तो प्राइस ई से लेके E1 पॉइंट तक लो हो जाएगा। तो मतलब डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, डॉलर सस्ता हो जाएगा ना। डॉलर क्या हो गया, जब कोई, यार सिंपल सी बात है, जब कोई ज्यादा सप्लाई करेगा डॉलर की, तो डॉलर के रेट कम हो जाएंगे, हमारी करेंसी क्या हो जाएगी, अप्रिशिएट हो जाएगी। डेप्रेस तो Q1 हो जाएगा ये। तो डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी, डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी, डोमेस्टिक करेंसी अप्रिशिएट हो जाएगी। ठीक है जी। और फॉरेन एक्सचेंज बढ़ जाएगा, क्योंकि डॉलर जब चीप होता है तो हमारी करेंसी अप्रिशिएट हो जाती है। इस केस में क्या होगा, सप्लाई डिक्रीज हो गई 20 हो गई, बायर अभी 30 है, बायर कितने 30 है, तो ये 20 इस समय एक्चुअल डिमांड है, एक्चुअल डिमांड होने पर प्राइस बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एफ है और ये डी है। तो सप्लाई क्या हो रही है, यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ये आर है 50 का क्वांटिटी हो गई। अब भाई सप्लाई डिक्रीज होती है, सप्लाई डिक्रीज होने पर ये S2 हो गया, ये E2 पर इक्विलिब्रियम मिल रहा है। देखिए ना, अब ज्यादा बायर आते हैं सामने, जैसे स्टॉक केवल 20 लोग इंडिया अवेलेबल है, 25 कितने लोग आ गए, 30 आ गए। तो बच्चों क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा, डॉलर का प्राइस बढ़ गया, 60 रुपीज हो गया। तो मतलब डोमेस्टिक करेंसी क्या हो गई, डेप्रिशिएट हो गई, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी में डेप्रिसिएशन हो गया, एक हो गया। ठीक है जी। ये वाले डायग्राम बनेंगे दोनों के, मैंने बना के दिखा दिया आप लोग को। और ये भी बता दिया इसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है और इसमें एप्रिसिएशन हो रहा है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट वही कर लेना, कॉजेस में बता दूंगा, कॉजेस क्या हो जाएंगे, भाई सप्लाई क्यों बढ़ती है हमारी करेंसी की, जब हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट, फॉरेन लोग इंडिया के अंदर ज्यादा टूरिज्म के लिए आते हैं, फॉरेन के लोग इंडिया के अंदर ज्यादा क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उन्हें डोमेस्टिक करेंसी रिक्वायरमेंट होती है और हम उन्हें सप्लाई करते हैं। तो उनके रिक्वायरमेंट में मैंने सप्लाई के सोर्स बताए थे, जो उसी का अपोजिट हो जाएगा, मतलब उसी को इंक्रीज कर देंगे सोर्सों को, यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे और यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे। ये बच्चे ड्रॉ कर लो इसे। जब तक हम मानव जितने, यस सर, हो गया। भी डिफरेंट हो गया। पच्चीस आपका हो गया। यस सर। सर मैं बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि ठीक है।
प्रियंका हो गया बेटा? यस सर। इंक्रीजिंग सप्लाई के जो कॉजेस है ना वो मैं बता देता हूँ। मैंने आपको जो सप्लाई के कॉजेस बताए थे, अगर आपको याद होगा, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विस पर क्या जाएगा? इंक्रीज। ये कॉजेस है किसकी सप्लाई क्यों बढ़ती है, उसके कॉजेस बता रहे हैं। तो फर्स्ट हो जाए कॉजेस इंक्रीज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब फॉरेन के लोग इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ जाए, इंक्रीज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या इंक्रीज इन टूरिज्म बाय फॉरेन टूरिस्ट, बाय फॉरेनर्स, है ना। तो इन पॉइंटों को डाल सकते हो आप, ऐसा लिख देते हैं, इसका अपोजिट यहाँ लिख देना आप। देखो सारे आ गए हैं आप लोग। ये बच्चों आपका कलेक्टिबल वाला पूरा खत्म हो गया टॉपिक। तो कलेक्टिबल एक्सचेंज रेट का टॉपिक है ना, कलेक्टिबल एक्सचेंज रेट का पूरा खत्म हो गया, मतलब उसके अंदर जो इफेक्ट होता है वो भी खत्म हो गया। इसका कोई ध्यान नहीं देना आप लोग। इसका डायग्राम हमने बनाया था, इसका डायग्राम भी आपने बनाया था अभी, और एक्सप्लेनेशन तो आपको पता ही कैसे करते हैं बच्चों। तब कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। देखिए अब हम करेंगे फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट, ये क्या होती है बच्चों? इट इज अ रेट ऑफ एक्सचेंज, which determined by the government, by the government। इसे बेटा गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। इट इज अ रेट ऑफ एक्सचेंज विच डिटरमाइन बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है, उसी को हम फिक्स एक्सचेंज रेट बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ रेट ऑफ एक्सचेंज विच डिटरमाइन बाय द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट डिटरमाइन करती है। पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। गवर्नमेंट ने बोल दिया $1 कितने का है, $50 का है, तो ₹50 का रहना है। तो फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर बच्चे दो वेरिएंट होते हैं, वेरिएंट ऑफ
वेरिएंट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। फिक्स एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर दो वेरिएंट, देयर आर टू वेरिएंट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। फर्स्ट इज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, और एक होता है ब्रिटन वुड सिस्टम, ब्रिटन वुड सिस्टम। देयर आर टू सिस्टम इन अ फिक्स एक्सचेंज रेट। जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम चला था, इसकी मुझे डेट यार मैं भूल जाता हूँ बार बार, 18 कुछ से लेके 19 कुछ तक चला था, 1901 तक चला था, 1901 तक चला था। 1876 से एक बार अगर संदीप वर्मा की बुक आपने पढ़ी हो तो उसमें लिखा हुआ है, अगर किसी के भी पास अभी संदीप वर्मा की बुक है तो उसके अंदर ब्रिटन वुड सिस्टम की डेट लिखी होगी। इसकी डेट तो मुझे याद है, 1944 से चला था ये 1971 तक। ये चला था 1944 से लेके 71 तक। ये चला था 1901 के आसपास चला था, 18 से स्टार्ट होता है। बुक है अभी आप पे किसी की बात संदीप वर्मा की? बच्चों बुक है किसी के पास? यस सर। ये चला था, मुझे ध्यान आ रहा है, एटीन सेवेंटी से लेके 1914 तक चला था। 1914 तक चला था। इसमें होता क्या था मैं बताता हूँ। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में क्या होता है, ईच करेंसी डिफाइन गोल्ड वैल्यू, डिफाइन गोल्ड वैल्यू। हर एक करेंसी गोल्ड वैल्यू डिफाइन की जाती है। जैसे अगर आपको एक यूएस डॉलर अगर आपको चाहिए, अगर एक यूएस डॉलर चाहिए तो आपको 2 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा, 2 ग्राम गोल्ड देना पड़ेगा, ठीक है। एक यूके पाउंड चाहिए, एक यूके पाउंड चाहिए, एक यूके पाउंड चाहिए तो आपको 4 ग्राम गोल्ड पे करना पड़ेगा, 4 ग्राम गोल्ड पे करना पड़ेगा। अगर एक यूएस डॉलर चाहिए तो 2 ग्राम गोल्ड, और एक यूके पाउंड चाहिए तो 4 ग्राम गोल्ड। तो वी कैन से वन यूके पाउंड इक्वल टू 2 यूएस डॉलर, 2 यूएस डॉलर। आप देख सकते हो कि एक यूके डॉलर की वैल्यू कितनी है, 4 ग्राम गोल्ड। 4 ग्राम। तो 2 यूएस डॉलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 ग्राम गोल्ड हो जाएगी। तो यहाँ पे ईच करेंसी डिफाइंड गोल्ड वैल्यू, मतलब हर एक करेंसी गोल्ड वैल्यू डिफाइन होती है। फिर 1914 में क्या हो गई थी, ये पॉलिसी बंद हो गई थी। 1870 से लेकर 1914 तक चली थी। उसके फिर आफ्टर 30 ईयर 1944 में एक ब्रिटन वुड सिस्टम बना था। इट इज आल्सो कॉल्ड एडजस्टेबल पैक सिस्टम। एडजस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। यार क्या हो रहा है? इसका रेट फ्लक्चुएट होता रहता था, लेकिन ब्रिटन वुड सिस्टम के अंदर कोई भी कंट्री हो, चाहे जिसमें गोल्ड हो या ना हो, चाहे जिसमें बहुत ज्यादा गोल्ड हो, तो उन सबके लिए फिक्स कर दिया गया था रेट। इसकी फिक्स गोल्ड वैल्यू कर दी थी यूएस डॉलर। और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पावरफुल करेंसी डिसाइड की गई थी, डॉलर यूनिवर्सल करेंसी, वो ब्रिटन वुड सिस्टम के अंदर ही डिसाइड किया गया था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे फेमस और सबसे पावरफुल करेंसी है वो कौन सी करेंसी है, वो करेंसी आपकी यूएस डॉलर है। और थर्ड होगा ये हो गया यूएस डॉलर की गोल्ड वैल्यू फिक्स कर दी गई, और करेंसी रिलेटेड विद यूएस डॉलर, सभी करेंसी को यूएस डॉलर के साथ रिलेट कर दिया गया, है ना। ऑल यूएस डॉलर की फिक्स गोल्ड वैल्यू कर दी गई। एंड थर्ड इज गोल्ड इज ओनली यूनिट, गोल्ड ओनली यूनिट फॉर कंपेयर करेंसी, कंपैरिजन
करेंसी, मतलब गोल्ड को ही आज भी करेंसी का ये वाला मत सीखो, ये वाला मत सीखो, इसमें अगर कंफ्यूजन रहती है फर्क पड़ लो। चल 2 ही पॉइंट लिख लो उसके, सभी करेंसी को इसको यूएस डॉलर के रिलेट कर दिया गया और यूएस डॉलर की एक फिक्स्ड गोल्ड वैल्यू कर दी गई थी, और जो पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पावरफुल करेंसी डिसाइड हुई थी वो यूएस डॉलर हुआ था, इसी के अंदर हुआ था बिल्कुल सिस्टम। सर ब्रेटन वुड सिस्टम में एडजस्ट के बाद क्या लिखा है सर? ब्रिटेन वुड सिस्टम, एडजस्टेबल पैक्ड सिस्टम, पीईसी। तो मिटा दो उसको। यस सर। मानव इसको रख कर दे भाई, पूजा, लक्ष्मी, कनिष्का, दिव्या। यस सर। निखिल रख कर दो भाई। निखिल है लिस्ट तो निकल गया, निखिल होगा तो चलिए इसको रख कर लो। अब बच्चों फिक्स एक्सचेंज रेट के अंदर 2 सिचुएशन होती है, ठीक है, एक होती है डिवेल्यूएशन, एक होती है रिवैल्यूएशन। ये होता है डिवेल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एक होता है रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एक होता है रिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, एक होता है डिवेल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। देखिए जैसे एक डॉलर भी क्या है, एक यूएस डॉलर 50 रुपीज का है, अगर एक यूएस डॉलर कितने का हो जाता है 60 रुपीज का, एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर, एक गवर्नमेंट ऑर्डर देती है एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर, तो उसी को डिप्लीशन बोलते हैं। कंडीशन वही है डेप्रिसिएशन वाली, बस ये काम गवर्नमेंट करती है। तो व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी फॉल with respect of foreign currency, foreign currency in fixed exchange rate के अंदर जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉल हो जाती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, तो उसी को बच्चों हम क्या बोलते हैं, डिवैल्यूएशन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा, जब डॉलर के रेट गवर्नमेंट क्या कर देती है, फॉल कर देती है, 50 रुपीज से डॉलर कितने कर देगी, 40 रुपीज कर देगी। एक डॉलर कितने का था, एक डॉलर 50 का था, अब एक डॉलर के रेट कितने कर दिए, 40 कर दिए। तो गवर्नमेंट के ऑर्डर पे जब गवर्नमेंट क्या करती है, डॉलर के रेट को क्या कर देती है बच्चों, क्या कर रही है गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट डॉलर के रेट को 50 से 40,000 कर देती है, तो इसका मतलब रिवैल्यूएशन, मतलब डोमेस्टिक करेंसी के रेट बढ़े जाते हैं। व्हेन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी राइज, क्या हो जाती है, डोमेस्टिक करेंसी वैल्यू ना राइज हो जाती है विद रेस्पेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में इसके रेट बच्चों क्या करते हैं, बढ़े जाते हैं। तो इसी को बेटा क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन बोलते हैं, फिर डेप्रिसिएशन बोलते हैं। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है, टू इंकरेज एक्सपोर्ट,
गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, और गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? इंपोर्ट को इंकरेज करने के लिए। इंपोर्ट को इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। क्यों भाई? गवर्नमेंट देखिए, गवर्नमेंट डॉलर रेट 50 से 60 कर रही है ताकि फॉरेन के लोग इंडिया की तरफ अट्रैक्ट कब होंगे? फॉरेन के लोग इंडिया की तरफ अट्रैक्ट कब होंगे? अब पहले वो एक डॉलर देके 50 का स्टॉक ले आते थे, अब कितने का स्टॉक लेंगे? 60 का। अब उनके लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा ना, तो ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा, इसलिए गवर्नमेंट ऐसा कर देती है ताकि लोग इंडिया के अंदर अट्रैक्ट ज्यादा होंगे, और फिर इंडिया की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे तो इंडिया का माल ज्यादा सेल होगा। तो एक्सपोर्ट को इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। अब इस केस में क्या होगा? गवर्नमेंट डॉलर 50 से 40 का कर देती है ताकि भाई इंडिया के लोग फॉरेन से ज्यादा माल इंपोर्ट कर सके, तो इंपोर्ट को इंकरेज करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। बच्चों रब कर दूं, तो यहाँ पे फिक्सन रेट आपकी खत्म हो जाती है, इसमें डिफरेंस भी हो जाएंगे। आप डेफिनेशन दे दोगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाल दोगे, इम्पैक्ट ऑन, और एक एग्जांपल दे दोगे, तो आपका डिफरेंस भी हो जाता है। इसलिए आप करना पड़ेगा इसको। कितना डिस्टेंस हुआ है? एक तो का डिस्कनेक्ट हो गया, और पता नहीं क्या होता है। बच्चा हो गया? मानव, यस सर होगा। चलिए बच्चों को नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसके आगे। मैं इसके नोट्स सेंड कर रहा हूँ आपको ना, ठीक है? नोट्स आप इसके थोड़े से देखना, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आगे कराऊंगा। ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, मतलब खत्म ही हो गया आपका ऑलमोस्ट। मैंने फ्लोटिंग बची है, और मैंने फ्लोटिंग करा के फिर चाइना वाला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। चलिए बाय बेटा।